ओके गाइस, ध्यान से सुनते जाना। तो कल हमने सॉल्ट एनालिसिस स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि आखिर सॉल्ट एनालिसिस है क्या। तो हमने उसके दो हिस्से कर दिए थे। एक था दैट इज नोन एज क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक था हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या था बताओ? हम जो भी हमको सैंपल दिया हम ये पहचान कर रहे हैं कि वो क्या है, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस। और दूसरी चीज की वो किस अमाउंट में, किस कॉन्सेंट्रेशन में है, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये बताया था मैंने आपको। अब क्वालिटेटिव एनालिसिस जो हमने कहा था दैट इज जस्ट आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दैट इज मेजरमेंट ऑफ व्हाट वी हैव। इसमें मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होता है वो या तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस होता है या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है या यूडियोमेट्रिक एनालिसिस होता है। इस बात का क्या मतलब है बताओ? इस बात का क्या मतलब था? ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का मतलब कि आपको कोई सॉलिड्स दिए होंगे और उन सॉलिड्स का, सॉल्ट्स का या मिक्सचर का एनालिसिस होगा। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब क्या है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मतलब है कि आप लोगों को कोई लिक्विड सॉल्यूशंस दिए हुए होंगे, कोई लिक्विड्स होंगे और उसका एनालिसिस करना हो। और तीसरा यूडियोमेट्रिक एनालिसिस का मतलब क्या है? यूडियोमेट्रिक एनालिसिस का मतलब कोई गैसियस मिक्सचर दिया होगा, उसका एनालिसिस करना होगा। ये होता है जो कि आपने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा था। आई थिंक वहां तक मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर है कि मोल कॉन्सेप्ट में हमने क्या क्या चीजें कवर अप करी। ठीक है। सेकेंड चीज आती थी क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसमें आइडेंटिफिकेशन करना था। आइडेंटिफिकेशन या तो हमारे को ऑर्गेनिक कंपाउंड का या इनऑर्गेनिक कंपाउंड का करना है। अब जब हम बात करते हैं किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो हमारे को करना होगा फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस या हमें करना होगा एलिमेंटल एनालिसिस। क्या बोला मैंने? या तो हमें करना होगा फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस या फिर हमें क्या करना होगा, एलिमेंटल एनालिसिस। फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस का मतलब जैसे आपको मैंने कल बताया था, एल्कीन एल्काइंस का टेस्ट, अनसैचुरेशन का टेस्ट हो गया, एल्काइल हैलाइड का टेस्ट हो गए, उसके अलावा अल्कोहल ईथर के टेस्ट हो गए। आपने अलग अलग नाम पढ़े थे, अमीन्स के टेस्ट, हिंसबर्ग्स रिएजेंट डालते हैं, ल्यूकास टेस्ट करते हैं, एस्टिफिकेशन टेस्ट करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन के टेस्ट हैं, बेंजीन डेरिवेटिव के टेस्ट हैं। ये जितने भी टेस्ट हैं, NaNH2HCl, आपने डायजोनियम टेस्ट किया था, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं ये सभी के सभी फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस होते हैं जो कि आप लोगों ने ऑर्गेनिक में पढ़े। दूसरे होते हैं एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस के अंदर जैसे कि कोई एल्काइल हैलाइड है, मतलब कार्बन CF दिया हुआ है, CCl CBr CI मतलब अल्कोहल ईथर दे रखे हैं, थायो अल्कोहल थायो ईथर दे रखे हैं, अमीन्स दे रखे हैं, फास्फोरस के कोई कंपाउंड दे रखे हैं। हमसे जैसे एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा था, मान लो कोई अमीन दे रखा है और हमें इसका टेस्ट करना है। अब हमें अमीन का टेस्ट करना है किसका? नाइट्रोजन एटम का। अब इस नाइट्रोजन एटम का टेस्ट आप अलग से कैसे करोगे? वो तो बॉन्डेड है, तो हमें उसको वहां से निकालना था। तो हमने कहा था कि उसको निकालने के लिए हमने उसको कन्वर्ट कर दिया एक आयोनिक कंपाउंड में बाय फॉर्मिंग LS मतलब लसाइनियस सॉल्यूशन। ये कैसे बनाया था? मैंने कहा था एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब होती है बिल्कुल पतली सी, रिफिल जैसी टेस्ट ट्यूब होती है। उसके अंदर हम लोगों ने क्या भर दिया? उसके अंदर हमने एक सोडियम पीस ले लिया। उसके अंदर हमने क्या ले लिया बेटा? सोडियम पीस। वो जो सोडियम पीस हमने उसके अंदर रखा, उसके अंदर एकदम फंसा देंगे अंदर, और जो पाउडर हमको एग्जामिनर देगा वो पाउडर भी उसके अंदर डाल देंगे। फिर उसको ऐसे टोंक से पकड़ लेंगे और रेड हॉट करेंगे किसी पर्टिकुलर फ्लेम के ऊपर। जब फ्लेम पर उसको हम रेड आउट करेंगे तो हम क्या देखेंगे? जब वो फ्लेम पे रेड आउट हो रहा है तो ऐसी कंडीशन के अंदर बिल्कुल जब एकदम रेड आउट हो जाएगा तब सोडियम जो पीस हमने डाला वो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन कर लेगा। उसको बड़ी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, वहां वो फट जाएगा। अंदर का जो भी माल मसाला है वो सारा का सारा उस पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। उसको भी एक बार हम बॉईल कर लेते हैं। जब उसको बॉईल कर लेते हैं तो प्रॉपर मिक्सिंग हो जाती है। फिर फिल्टर करते हैं। जब हम उसको फिल्टर करते हैं, व्हाट वी सी इज कि जो फिल्टर्ड अमाउंट आता है, जो फिल्टर चीजें होती हैं, जो ऊपर कांच के टुकड़े या जो भी होता है वो तो फिल्टर पेपर के ऊपर रहता है, और नीचे जो क्लियर सोल्यूशन होता है दैट इज नोन एज लाइसिनियस सोल्यूशन। उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब के सब सोडियम सॉल्ट्स में कन्वर्ट हो गए। सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, फॉस्फाइड, समथिंग लाइक दैट। फिर हम इन सभी चीजों का टेस्ट करेंगे। इनमें भी अगर अपन देखें तो बेसिकली हमको टेस्ट करना सीखना चाहिए किसका? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड और फॉस्फाइड। बल्कि फॉस्फाइड भी नहीं, सल्फाइड ही कह दो, क्योंकि ये सब एनायन हमारे सिलेबस में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। तो यही मेन एनायन है जो कि हमें आने चाहिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो वहां पे जो कंपाउंड होते हैं उनको सॉल्ट्स कहते हैं, जिनके दो हिस्से हैं, एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल। एसिड रेडिकल एनायंस को कहते हैं, बेसिक रेडिकल कैटायंस को कहते हैं, बिकॉज एसिड्स से ही एनायंस आते हैं। जैसे HCl से Cl माइनस आया, NaOH से Na प्लस आया। तो कैटायंस आर फ्रॉम बेसिस एंड एनायंस फ्रॉम द एसिड्स, सो कॉल्ड एसिड रेडिकल्स एंड बेसिक रेडिकल्स। ये बात मैंने आपको एक समझा दी थी।
अब हमने कहा था चलो एक एक करके पढ़ते हैं, सबसे पहले एनायंस पढ़ेंगे फिर कैटायंस पढ़ेंगे। तो हमने स्टार्ट करा था यहाँ पर एनायंस। इसका एक टिपिकल सीक्वेंस है, एक टिपिकल मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस है जिसके अंदर हमें इसको फॉलो करना है। उसमें हमने देखा कि जब भी हम एनायंस के टेस्ट करना चाहेंगे तो एक सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, प्रिलिमिनरी टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट में एडिशन ऑफ एसिड, जिसमें डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट SO4 डालेंगे या कांस्टेंट H2SO4 डालेंगे। बताऊंगा कि कब कौन सा डालना है, आज सिखा दूंगा वो। दूसरी चीज, नहीं आज नहीं, मैंने कल सिखा दिया था ना, ये वाली जो टेबल कल बनाई थी, है ना, अभी मैं सिखाता हूँ, इसको वापस से सिखाता हूँ। जब ऐसा करेंगे तो कोई गैस निकलेगी, उस गैस की प्रॉपर्टीज, अगर गैस निकली तो भी टेस्ट, गैस नहीं निकली तो भी टेस्ट। जो गैस निकलेगी उसकी प्रॉपर्टी, जैसे कि उसमें इसकी कलर हो गया, उसकी स्मेल हो गई, या फिर उसका स्पेसिफिक टेस्ट, जैसे कि उसका स्पेसिफिक टेस्ट के अंदर आप लोगों ने कभी सुना होगा या करे भी होंगे, हमने बात करी भी थी उस बारे में, लाइम वाटर टेस्ट, वरिएटा वाटर टेस्ट, K2CR27, KMnO4 के साथ उनका टेस्ट, वो सारे के सारे टेस्ट यहाँ पर हम उस गैस जो निकल रही है उसके करेंगे। ये भी सीखने को मिलेगा आपको। आगे देखते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेशन टेस्ट। प्रेसिपिटेशन टेस्ट हमने पढ़ा था, दिस इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, दैट इज डाला, जो हमने जो भी सॉल्ट बनाया, जो भी सॉल्ट हमने दिया, रिएक्टेंट साइड सॉल्युबल होनी चाहिए, प्रोडक्ट साइड इनसॉल्युबल होनी चाहिए। दिस मेक्स द रिएक्शन फॉरवर्ड, ये रिएक्शन को क्या ले जाएगी, फॉरवर्ड ले जाएगी। यहाँ पर हम 4 रिएजेंट्स काम में लेते हैं। वो 4 रिएजेंट्स कौन कौन से हैं, CaCl2, BaCl2, AgNO3 और लेड एसीटेट। ये जो रिएजेंट्स होते हैं, दीज आर बीइंग यूज्ड टू प्रेसिपिटेट द एनायन प्रेजेंट, जो भी एनायन होगा उसको प्रेसिपिटेट करने के काम में आएगा। इसके बाद में अगर हमने कहा तो प्रेसिपिटेट डिसोल्यूशन टेस्ट होता है, जिसके अंदर सॉल्ट 1 प्लस एसिड 1 के सॉल्ट 2 प्लस एसिड 2 होता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो जो भी हमने एसिड डाला, जो भी हमने एसिड डाला वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए। और इसके लिए कौन कौन से एसिड से बताना, यहाँ पे हमने कल लिखे भी होंगे, छूट गए, वो कौन कौन से थे, डाइल्यूट HCl रिएजेंट था, और डाइल्यूट H2SO4 था, और क्या डाइल्यूट HNO3 था, और चौथा कौन सा था, एसिटिक एसिड। ये क्या 4 रिएजेंट हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं, क्या ये 4 रिएजेंट यूज करते हैं फॉर दिस टेस्ट। हम इस टेस्ट को करने के लिए ये 4 रिएजेंट्स यूज करते हैं। मेरे ख्याल से सबको क्लियर है। फिर आता है रिडॉक्स टेस्ट। रिडॉक्स टेस्ट हम परफॉर्म करेंगे, फिर हम स्पेसिफिक टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ये पूरी क्लियर है। इस पूरी की पूरी चीज के हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन करा यहाँ पर एनायंस का। एनायन का क्लासिफिकेशन बड़ा खूबसूरत सा था। हमने कहा जितने भी एनायंस हैं, मान लो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो एनायन हमको एक दे रखा है, हमने इसमें एसिड डालना है। एसिड डालने पर अगर गैस निकली तो दिस इज फर्स्ट, अगर एनायन डालने पर कोई गैस नहीं निकली तो दिस इज ग्रुप सेकेंड। तो ग्रुप 1 वो एनायंस होते हैं जो वोलेटाइल प्रोडक्ट या गैसेस देते हैं ऑन एडिशन ऑफ एसिड, एसिड डालने पर। लेकिन अगर कोई गैसेस या वोलेटाइल प्रोडक्ट ना निकले तो दोज एनायंस आर कंसीडर्ड इन ग्रुप 2, वो ग्रुप 2 में कंसीडर किए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, इस ग्रुप 1 के भी 2 हिस्से हैं। एक हिस्से जहां पर एडिशन ऑफ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड जैसे कि डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 डालने पर गैस आएगी, तो ये सारे के सारे एनायन गैस देंगे। कैसे देंगे, अब बस इसके जस्ट बाद लिखवाने वाला हूं। सब ग्रुप बी के अंदर ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालने पर क्या देंगे, गैस देंगे। तो ये सेकंड कैटेगरी आती है, ये सारे एनायन उसमें आते हैं। सब ग्रुप ए इनका कौन सा है, वो जो कि प्रेसिपिटेशन टेस्ट के बेसिस पर डिटेक्ट किए जाते हैं, जिसमें सल्फेट, फॉस्फेट और क्रोमेट आते हैं। और अगला कौन सा है, अगला हमारे पास है सब ग्रुप बी, जो कि रिडॉक्स टेस्ट के बेसिस पर टेस्ट या अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। तो यहां पर हमने कहा जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का क्लासिफिकेशन है, क्या वो प्रिलिमिनरी टेस्ट के थ्रू हो जाएगा कि ये ग्रुप 1 है ग्रुप 2, अरे हाँ या ना, 1 2 और टेस्ट 1 और 2 टेस्ट के बेसिस पे हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप 1 के 2 हिस्से, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, भी क्या इसी प्रिलिमिनरी टेस्ट से पता लग जाएगा। अगर डाइल्यूट एसिड डालने पर टेस्ट आता है तो वो सब ग्रुप ए है, और अगर कंसंट्रेटेड एसिड डालने पर अगर टेस्ट आता है तो सब ग्रुप बी है। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर शायद आप इसमें पार्टिसिपेट करो तो कुछ आज की तारीख में भी अच्छा होना चालू हो जाए, क्योंकि मतलब देयर इज एवरीथिंग मिसिंग इन दिस क्लास, समथिंग नहीं, दिस इज एवरीथिंग मिसिंग इन दिस क्लास। वो जो भी बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं, बट यू ऑल नॉट एट ऑल, मतलब मुझे लग रहा है कि सारे बच्चे सिर्फ क्लास में बस बैठे ही हैं, और हो सकता है कि कोई तो क्लास में बैठा ही ना हो। अगर आप बोलेंगे तो मजा आएगा, सीखते चलेंगे, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप अब इसमें भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो सब बेकार है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, इसके बाद हमने कहा प्रेसिपिटेशन टेस्ट, ये वाले जो दोनों टेस्ट हैं, जैसे इन दोनों टेस्ट ने हमको क्या क्या डिस्टिंग्विश करना बताया, ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से, और ग्रुप 1 के 2 पार्ट, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी, ये सब हमको 1 2 पे पता लग गया। उन सब के लिए भी 3 4 5 6 टेस्ट होंगे, पर शुरुआत में हमने उसको क्लासिफाई कर दिया। फिर हम आगे बढ़े, और प्रेसिपिटेशन टेस्ट वाला जो पार्ट है,
ये एक्चुअली सब ग्रुप सेकंड का जो सब ग्रुप ए है, जो प्रेसिपिटेशन टेस्ट के थ्रू पता लग रहा है, ये वाला सब ग्रुप ए जो प्रेसिपिटेशन टेस्ट से पता लग रहा है, यहां वो जाके आइडेंटिफाई हो जाएगा। फिर आगे चलें, और ये वाले ग्रुप तो कब जाके आइडेंटिफाई होंगे, ये वाले रिडॉक्स टेस्ट तक जाके आइडेंटिफाई होंगे। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? नहीं, इस सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है यहां तक सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई। आइए मैं बार बार आपको यहाँ पर ये प्रिलिमिनरी टेस्ट बता रहा हूँ कि डाइल्यूट एसिड डालने पर टेस्ट आ रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालने पर टेस्ट आ रहा है। मैं उन टेस्ट को लिखने जा रहा हूँ बोर्ड पर, आप सभी बच्चे उन टेस्ट को सीखने की कोशिश करिएगा। क्या टेस्ट है जरा बोर्ड पर सीखेंगे, कोशिश करेंगे। आइए चेक करते हैं टेस्ट क्या क्या है। सबसे पहले हम यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं ओके, ग्रुप 1 सब ग्रुप ए, इसको हम डाइल्यूट एसिड ग्रुप भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डाइल्यूट एसिड ग्रुप। ये डाइल्यूट एसिड ग्रुप के नाम से भी एनायन जाने जाते हैं। इनमें कौन कौन आता है? सबसे पहला है कार्बोनेट। ये जो कार्बोनेट है, अगर मैंने इसके ऊपर डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डाला, क्या आप आंसर बता सकते हो क्या होगा? सिंपल सी बात है, ये अपना H+ इसको दे देगा। अगर अपना H+ इसको दे देगा तो यहां बना H2CO3, और आप में से हर एक बच्चा जानता है कि H2CO3 अपने आप से टूटेगा और H2O + CO2 दे देगा। दिस इज द गैस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हर जगह गैस रिलीज होने वाली है, हम जिस गैस के बारे में बात कर रहे थे ये वही गैस है। इसके आइडेंटिफिकेशन क्या होता है बताओ? ये कलरलेस है, क्या ये ओडरलेस है? ये टेस्टलेस नहीं है, ध्यान रखना, इसका टेस्ट है। आप लोग कोल्ड ड्रिंक के अंदर जब कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो जो चरपराहट सी लगती है, एस्ट्रिंजेंट जो टेस्ट लगता है, तीखा तीखा, वो इस CO2 के कारण लगता है। तो ये कलरलेस है, ये ओडरलेस है, लेकिन टेस्टलेस नहीं है, इसका टेस्ट है। तीसरी चीज, इनफैक्ट इसका टेस्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन में फील आता है। जैसे अभी मेरे ब्रीदिंग के दौरान भी तो CO2 निकल रही है, पर मैं उसका टेस्ट नहीं कर पा रहा हूं बिकॉज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। लेकिन अगर इसकी प्योर कॉन्सेंट्रेशन हम टेस्ट करेंगे तो वो एस्ट्रिंजेंट टेस्ट कहलाता है। इसके अलावा इसका लाइम वाटर टेस्ट है। लाइम वाटर का मतलब क्या होगा? इसको हम पास करेंगे CaOH होल ट्वाइस के थ्रू तो व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगी। बेरेटा वाटर के थ्रू पास करेंगे तो BaCO3 बन जाएगा, व्हाइट टर्बिडिटी आ जाएगी। लेकिन ये KMnO4 और K2Cr2 के साथ टेस्ट नहीं देने वाला। क्यों नहीं देने वाला? KMnO4 और K2Cr2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं और कार्बन अपनी +4 में आराम शांति से बैठा है, वो इस आगे ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता। तो KMnO4 और K2Cr2 के साथ CO2 टेस्ट नहीं देगा। क्या पहला CO2 जो गैस निकली, क्या वो आइडेंटिफाई कर सकते हो आप या नहीं कर सकते? कर तो सकते हो। सेकेंड नंबर हम बात करते हैं, दैट इज बाइकार्बोनेट HCO3-, जो डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे, हम बनाएंगे H2CO3, और ये जो H2CO3 है, ये H2CO3 कन्वर्ट हो जाएगा H2O + CO2 में, और यहां पर भी सेम आंसर आएगा। यानी कि मुझे अगर एग्जामिनर ने सैंपल में कार्बोनेट दिया या मुझे बाइकार्बोनेट दिया, क्या मैं उसको आइडेंटिफाई कर पाऊंगा? क्या मुझे कार्बोनेट दिया या बाइकार्बोनेट दिया तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि दोनों के एग्जैक्ट सेम टेस्ट आ रहा है, CO2 इवॉल्व हो रही है। इसको हम इनफैक्ट ब्रिस्क एफरवेसेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? ब्रिस्क एफरवेसेंस। ब्रिस्क एफरवेसेंस क्यों बोलते हैं? जैसे आप इनो को पानी में डालते हो और उसमें CO2 गैस निकलती है, एकदम हिस साउंड जो आती है, उसके लिए, क्योंकि ये पानी में रहती नहीं है, हल्का सा भी रूम टेम्परेचर पे खट से बाहर निकल जाती है। ये शब्द भी मेरे क्यों काम आ रहा है? क्योंकि अभी मैं इसके आगे जब SO2 की बात करूंगा तो वो ब्रिस्क एफरवेसेंस शो नहीं करती है। तो अगर कहीं पर एग्जाम के अंदर आ जाए कि भैया कोई सॉल्ट है, उसमें हमने डाइल्यूट HCl H2SO4 डाला और ब्रिस्क एफरवेसेंस आई, तो ये बात पकड़ लेना कि ये CO2 के लिए कह रहा है, क्योंकि SO2 ऐसा नहीं करेगी। चलिए नंबर तीसरे पे चलते हैं। नंबर तीसरा जो मेरे पास आता है, दैट इज SO3 सल्फाइट कहते हैं इसको। डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डालने पर क्या होगा? तब ऐसी कंडीशन के अंदर ये बना लेगा H2SO3, और H2SO3 अपने आप में कंपाउंड है विच इज नॉट गोइंग टू ब्रेक, इंस्पाइट कि हमने उसको वार्म नहीं कर दिया। जब हम उसको वार्म करेंगे तो वो H2O + CO2 में टूट जाएगा, H2O + SO2 में, और ये SO2 हमारे लिए गोले में डाल दी गई है, क्योंकि ये वही है जो हमारे को आइडेंटिफाई करनी है। फ्यूम्स निकल रही है, वोलेटाइल प्रोडक्ट है, ये वही वोलेटाइल प्रोडक्ट है। इसकी पहचान बताओ, क्या है SO2 की पहचान? बोलो अंगद, सिर्फ तुम ही हो इस क्लास में जो पढ़ते हो और कोई बच्चा जवाब ही नहीं देता है, तुम ही दे सकते हो। बोलो बोलो बेटा SO2 के बारे में।
SO2 की पंजेंट स्मेल बोलो, बर्निंग सल्फर स्मेल बोलो, और वो SO2 जो रिलीज हो रही है उसको लाइम वाटर के थ्रू पास करेंगे तो पीपीटी देगा, बेरेटा वाटर के थ्रू पास करेंगे तो पीपीटी देगा, वाइट टर्बिडिटी आती है। इवन वो KMnO4 और K2Cr27 के थ्रू भी टेस्ट देता है। क्यों? KMnO4 और K2Cr27 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इस SO2 को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। ये जो भी बातें मैं ओरली बोल रहा हूं, मतलब डोंट टेक टेंशन, ये सारी चीजें आपको बुकलेट की फॉर्म में ऑलरेडी पीडीएफ दे दिया गया है, और जब अभी हम इसी खत्म करेंगे तो उसको डिस्कस भी करेंगे जब आगे, तो वो सब चीजें आ जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि वो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ लिखवाऊंगा नहीं, अपने आप लिखने का पार्ट आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। आगे चलते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर मेरे पास आता है सल्फाइड। सल्फाइड में जब मैंने डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डाला, तो डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 डालने पर यहाँ H2S गैस निकली, और H2S गैस हमारा मकसद है। H2S गैस के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो आपको और मुझे दोनों को पता है कि इसकी रॉटन एग्स स्मेल है। अब हमने रॉटन एग्स तो कभी ऐसा सूंघे नहीं है, लेकिन हमने रॉक सॉल्ट, काला नमक सूंघा है, इसकी स्मेल ऑलमोस्ट उसके से मिलती जुलती होती है, वो H2S की स्मेल है। और H2S की जो कलर की बात करेंगे तो कलरलेस है, स्मेल हमने बताई दी। टेस्ट की ऐसा कुछ स्पेसिफिक टेस्ट इसका कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने कोई टेस्ट के ऊपर सवाल पूछा, वी कैन अवॉइड। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा टेस्ट है। जैसे अपन सीक्वेंस से चल रहे थे, वापस बात करते हैं। जैसे इसमें भी लाइम वाटर टेस्ट हमने चेक किया, तो इसने दिया, और बेरेटा वाटर टेस्ट भी तीन दोनों ने दिया। हमने K2Cr27 और KMnO4 के टेस्ट कराए, CO2 ने नहीं दिया लेकिन SO2 ने दिया। ठीक है ना? अब वही चीज हम यहां पर भी चेक करते हैं। अगर अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर टेस्ट या बेरेटा वाटर टेस्ट H2S के साथ करेंगे तो टेस्ट नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि प्रेसिपिटेट ही नहीं बनेगा। CaOH होल ट्वाइस CaS सॉल्युबल होता है तो वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा, और न ही बेरेटा वाटर के साथ ये टेस्ट देगा, दोनों का टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा। तीसरा नंबर वो है KMnO4 और K2Cr27, वो टेस्ट इसके साथ पॉजिटिव आएंगे। वो टेस्ट पॉजिटिव क्यों आएंगे? क्योंकि KMnO4 और K2Cr27 आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि H2S को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, सल्फर बना सकते हैं, इसीलिए दे बोथ गिव द पॉजिटिव टेस्ट फॉर H2S। लेकिन इसके लिए बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है। वो क्या है? ये H2S गैस जब निकल रही है, हमें एहसास हो जाता है, पंजेंट स्मेल आती है, रॉटन एक्स की स्मेल आती है, तो हम क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, सिंपल अपना पेपर ले लो, उसको लेड एसीटेट के पेपर में, लेड एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बता रहा है लेड एसीटेट का फॉर्मूला? यशस्वी बताओ बेटा, लेड एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। लेड एसीटेट दैट इज PbOAc होल ट्वाइस। लेड एसीटेट एसिटिक एसिड होता है CH3COH, उसका सॉल्ट है लेड एसीटेट। तो लेड एसीटेट जो होता है, उस सोल्यूशन के अंदर हम एक पानी स्ट्रिप को, कोई भी कागज की स्ट्रिप को डुबाते हैं, और यहाँ जहां H2S जिस टेस्ट ट्यूब में से बाहर निकल रही होती है, उसके उस पे माउथ पे ले आते हैं। H2S की रिएक्शन Pb के साथ होती है, लेड एसीटेट के Pb के साथ, और PbS का ब्लैक PPT बनता है। तो वो जो पेपर हमने ऊपर लगाया वो काले रंग का हो जाता है, क्योंकि उस पे PbS डिपॉजिट हो जाता है। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टेस्ट, बाकायदा बहुत अच्छे से विजिबल होता है, बड़ा सुंदर सा टेस्ट होता है। तो वो H2S का बहुत स्पेसिफिक टेस्ट है, लेड एसीटेट पेपर बिकम ब्लैक। ये स्टेटमेंट ही अपने आप में H2S के लिए कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। आगे चलते हैं। इसके बाद में फिफ्थ नंबर मेरे पास आता है S2O3 2 नेगेटिव थायोसल्फेट। S2O3 2 नेगेटिव थायोसल्फेट डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 से इसकी रिएक्शन करानी है। जब H प्लस इसको देंगे तो ये बन जाएगा H2S2O3 विच इज सेट टू बी स्टेबल। ये स्टेबल है, इसका कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हमने इसको वार्म किया, तो ये तब टूटेगा और बना लेगा। मेनली दो कंपाउंड को पहले लिखूंगा, एक तो SO2 और एक सल्फर। बाद के कंपाउंड को और लिख सकते हैं, H2S भी बनेगा, यहाँ पर H2SN पॉलीसल्फाइड भी बनते हैं, यहाँ पर H2O भी बनता है। बट दीज टू आर मेजर प्रोडक्ट, ये दो क्या होते हैं? मेजर प्रोडक्ट। तो यही क्वेश्चन का पार्ट होते हैं। इसमें अगर आप देखें तो गैस फिर से कौन सी निकल रही है? SO2, जो यहाँ पर भी निकली थी SO2, वो यहाँ पर भी निकल रही है SO2। अब हमें कैसे पता लगेगा? मान लो सैंपल है, सैंपल में से हमने क्या डाला? डाइल्यूट HCl डाला, H2SO4 डाला, और उसमें से SO2 गैस निकली। अब जब SO2 गैस निकली तो कैसे पता लगेगा कि वो सल्फाइड का टेस्ट है या थायोसल्फेट का टेस्ट है? दोनों के बीच में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते इस जगह पर, क्योंकि दोनों ही सेम तरह की गैस बाहर निकाल रहे हैं। तो ये तो प्रिलिमिनरी टेस्ट है ना, आगे चलेंगे प्रेसिपिटेशन टेस्ट, आगे चलेंगे प्रेसिपिटेट डिसोल्यूशन टेस्ट, आगे चलेंगे जिसमें हमने रिडॉक्स टेस्ट पढ़ना है, वो जाके आइडेंटिफाई कर लेगी इन दोनों के बीच में
कि क्या ये सल्फाइट है या थायोसल्फेट है, उसके बीच में आइडेंटिफाई कर लेगी। किसी किसी बच्चे के दिमाग में आता है सर यहाँ सल्फर का जो पीपीटी आ रहा है वो भी तो एक आइडेंटिफिकेशन होगा, इतना बारीक सा पीपीटी आता है, बहुत थोड़ा सा पीपीटी आता है इस जगह सल्फर का, विच इज एक्चुअली मिसलीडिंग, वो दिखता ही नहीं है और आप उसको कभी भी जजमेंट का फैक्टर नहीं बना सकते। सो दे आर जस्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट, दे आर नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट, ये जस्ट प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं। आगे चलते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 मेरे पास आता है NO2 माइनस, नाइट्राइट कहते हैं। जब डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, वी आर गोइंग टू फॉर्म HNO2, हमें क्या मिल जाता है HNO2। और ये जो HNO2 होता है इसके लिए तो मैं ऐसे ब्रैकेट बनाऊंगा और हैश लगा दूंगा, जिसको हम लोग कहते हैं अनस्टेबल। ये अनस्टेबल होता है और अनस्टेबल होता है ये रूम टेम्परेचर पर ही या वार्म करने पर ही डिस्प्रोपोर्शनेट होकर HNO3 और NO बना लेता है, HNO3 और NO बना लेता है। ये NO आइडेंटिफिकेशन का प्रोडक्ट है, लेकिन इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है वो भी सिखाता हूं, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। ये हमने एक टेस्ट ट्यूब ली और इस टेस्ट ट्यूब में ये नीचे जो सोल्यूशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये वो है जिसमें से कौन सी गैस निकल रही है, NO गैस निकल रही है। NO जो गैस है वो कलरलेस गैस है। कैसी गैस है? कलरलेस गैस है, तो हम इसके बारे में देख ही नहीं पाएंगे, ये तो दिखेगी नहीं हमारे को। लेकिन जैसे जैसे ये गैस ऊपर आएगी तो यहाँ पर एयर के कांटेक्ट में आने से ये क्या बना लेगी? NO2। और NO2 जो है वो कैसी फ्यूम्स है? दैट इज ब्राउन फ्यूम्स है। कैसी फ्यूम्स है? ब्राउन फ्यूम्स। तो इस NO के लिए कहते हैं दैट इज ब्राउन फ्यूम्स, brown fumes at the mouth of the test tube, at the mouth of the test tube। टेस्ट ट्यूब जो है उसके माउथ पे हमें क्या दिखने को मिलेंगे? ब्राउन कलर की फ्यूम्स दिखेंगी, जो नीचे नहीं दिखेंगी, ऊपर आके दिखेंगी। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है या नहीं? बोलो, सभी बच्चे क्लियर है? यही सारे एनायन मैंने लिखवाए थे, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड और थायोसल्फेट। नहीं, एक और बच गया, कौन? एसीटेट। 7 नंबर कौन बच गया? एसीटेट, CH3COO माइनस, एसीटेट आयन। इस एसीटेट आयन के ऊपर अगर आपने डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डाला तो बोलो क्या बनेगा? अगर ये हमने डाला तो ये एसिटिक एसिड बना लेगा क्या? कोई मुझे एसिटिक एसिड का आइडेंटिफिकेशन बता रहा है? एसिटिक एसिड का आइडेंटिफिकेशन क्या है? दैट इज विनेगर लाइक स्मेल, विनेगर लाइक स्मेल। अब एक बात बताओ, मतलब इट्स जस्ट लाइक अपन साइंस के स्टूडेंट हैं और कैसी अजीब सी बात कर रहे हैं। विनेगर की स्मेल विनेगर जैसी तो होगी, और कैसी होगी? वो तो ये तो उन लोगों के लिए जो विनेगर जानते नहीं है क्या होता है, जो सिर्फ किचन के अंदर विनेगर जैसी कोई चीज बोलते हैं। अदरवाइज विनेगर इस एसिटिक एसिड का तो दूसरा नाम है। तो हमको बोला जाएगा विनेगर लाइक स्मेल। ये इसलिए बोला जाता है बिकॉज ये हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, नॉर्मली घरों के अंदर मिलता है और उसकी स्मेल अधिकतर लोगों ने सूंघ रखी होती है। तो इसीलिए उसको याद दिलाने के लिए या प्रॉपर्ली याद रखने के लिए बोल दिया जाता है कि इट हैज अ विनेगर लाइक स्मेल, ताकि बच्चे उसको याद रखें, कि उनको एकदम देखते ही अरे हाँ हाँ ऐसा तो हमने सूंघ रखा है, कुछ उनको याद आ जाए, और उसका कोई मोटिव नहीं है। क्या बताओ मेरे बच्चे, सभी बच्चे समझ गए मेरी बात या नहीं समझे? कि जितने भी हैं ये सारे के सारे प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं। एसिड डालने पर फ्यूम्स निकल रही हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि डाइल्यूट एसिड डालने पर फ्यूम्स निकल रही हैं। ये फ्यूम फ्यूम फ्यूम, ये भी फ्यूम, ये भी फ्यूम, और ये भी फ्यूम, और ये भी फ्यूम। क्या ये सारी फ्यूम्स क्लियर हो गई आप लोगों को या नहीं हुई? कोई कंफ्यूजन है किसी को? क्या ये पूरी तरह से CO2 के बारे में आप समझ गए? यहां पर CO2 के बारे में आप लोग समझ गए? कोई डाउट? जहां डाउट है वहां पूछते जाना। यहाँ पर SO2 के बारे में आप समझ गए कि SO2 जो है वो बन रहा है, उसकी पंजेंट स्मेल होती है, बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है, पटाखे की स्मेल जो हम कहते हैं। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। यहाँ पर H2S हमारे लिए वो फ्यूम्स हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन का प्रोडक्ट है, जिसकी रोटन एक जैसी स्मेल होती है, और लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक कर देता है। यहाँ पर SO2 एक हमारा आइडेंटिफिकेशन का प्रोडक्ट है, दैट्स इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन के अंदर आता है। इन दोनों के बीच में फर्दर डिस्टिंग्विश करने के लिए, इन दोनों में वो नीचे के टेस्ट इनके बीच में डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो दिस NO is the identification, and later NO2 is the identification product, and later NO2 is the identification gas। अरे हाँ या ना?
यहां अगर हम देखेंगे तो एसिटिक एसिड इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। क्या मेरी बात सभी बच्चों को, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जहां डाउट है वहां पूछ लीजिए बच्चा जल्दी से। पक्का मेरा बेटू? यहां तक सारे बच्चों को सभी बात समझ में आ गई क्या? इसी तरह से हम अगले नंबर पे चलते हैं और ग्रुप सेकंड की बात करते हैं। नहीं, ग्रुप सेकंड नहीं, इसकी बात करते हैं ग्रुप वन का। अब कौन आ रहा है हमारे पास में? ग्रुप फर्स्ट का और सब ग्रुप बी। सब ग्रुप बी और ऑफ कोर्स क्या ये कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप कहलाएगा? क्या कहलाएगा ये? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप। बताओ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कौन सा डाला जा रहा है? क्या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला जा रहा है? तो जरा से मुझे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से मिलवाओ जरा। क्या जानते हो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के बारे में? क्या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है? क्या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है? सॉरी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? अरे हाँ या ना? बताओ ये नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ऑक्सीडाइजिंग एसिड है? ये क्या है? ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड? दिव्य, क्या होता है बेटा? ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड या ऑक्सीडाइजिंग एसिड? क्या होता है बेटा? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। क्या होते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स? दिव्य, एक सही बात बता रहा हूं, जिंदगी के अंदर 0 मार्क्स से भी अगर कोई मार्क्स कम होंगे ना, तो जिस हालत में तुम चल रहे हो ना, शायद तुम्हारे वो मार्क्स आएंगे अगर ये सवाल एग्जाम में आ गया तो, जिसको नेगेटिव मार्क्स कहते हैं। क्योंकि हर एक बच्चे को तबीयत से सिखाया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है जिसका एनायनिक पार्ट सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 थे, पर पढ़ाई लिखाई जीरो है। अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, तुमको मैंने एक्चुअली बहुत ज्यादा समझाया लेकिन समझ में नहीं आता। तीसरी चीज, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक क्या है? डी हाइड्रेटिंग एजेंट भी है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 क्या है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है। क्या यहां तक मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है? आइए एक एक करके इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, मेरे पास एनायन है F-, जो F- मेरे पास एनायन है, इसके ऊपर हमने डाला कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। वैसे देखा जाए तो जो कॉन्सेप्ट है डाला गया एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, बना गया एसिड वीक एसिड वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो तब तक वैलिड है जब डाइल्यूट एसिड डालते हैं। ये मैंने सिखाया था। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक बार अगर आपने डाल दिया तो ये पक्का रिएक्शन को आगे ले जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा HF। यहाँ क्या बन जाएगा? HF। ये HF की जो फ्यूम्स हैं, ये जो HF की फ्यूम्स हैं, दिस इज आवर आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट। अभी थोड़ी देर पहले हम एक डिस्कशन कर रहे थे, अंगद ने पूछा था सवाल कि SiO2 के साथ HF की कैसी रिएक्शन होती है। क्या बताओ ये जो HF है क्या ये SiO2 से रिएक्शन कर लेगा और SiF4 बना लेगा? SiO2 कहाँ है? वो टेस्ट ट्यूब जो कांच की बनी हुई है, जब HF अंदर से निकल रहा होगा तो जो कांच की टेस्ट ट्यूब है उसी से रिएक्शन कर लेगा। या फिर आप एक अलग से ग्लास रॉड को उसके माउथ पे लेकर आओगे तो वो जो ग्लास रॉड है, वो ग्लास की बनी है, HF उससे रिएक्शन कर लेगा और व्हाइट फ्यूम्स निकालेगा। उससे पहचान लग जाती है कि हाँ ये HF है। अदरवाइज HF का कोई बहुत स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक नहीं है जिसको देखकर ही पता लग जाए हाँ यार ये तो सिर्फ HF हो सकता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक नहीं है। बट जो मैं कह रहा हूं दिस इज द बेस्ट ऑफ देम। जो सबसे अच्छे करेक्टरिस्टिक में आता है वो ये आता है कि वो उस SiO2 के साथ रिएक्शन कर लेता है जो कांच की बोतल है या फिर जो ग्लास की रॉड हम उसके माउथ पे लेके आते हैं। ठीक है, ओके। सेकेंड नंबर मेरे पास आता है Cl-। Cl- पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अटैक करेगा और इससे बना देगा HCl। इससे क्या बना देगा? HCl। तो हमारे लिए आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट क्या हो गया? HCl। इन दोनों रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का क्या काम है? इन दोनों रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का क्या काम है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सॉल्ट डिकम्पोजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? सॉल्ट डिकम्पोजिंग एजेंट की, मतलब उनसे एसिड बना रहा है। सिंपल ये काम है, इससे ज्यादा उसका कोई काम नहीं है। और HCl को आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? HCl जब फ्यूम्स की तरह निकलेगा तो मतलब पास में खड़ा आदमी एकदम परेशान हो जाएगा क्योंकि बहुत ज्यादा पिक्यूलियर स्मेल होती है, बहुत ही परेशान करती है ये स्मेल। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक और चीज होती है,
अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है NH4OH, उसको एक जैसे अपन ने याद है पेपर के ऊपर लेड एसीटेट लगाया था, वैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लो, पेपर पे लिक्विड होता है, पेपर पे ले लिया और इसके माउथ पे लेके आते हैं। जब माउथ पे लेके आते हैं तो HCl उसके साथ मिलके NH4Cl बना लेता है। NH4Cl की एकदम डेंस व्हाइट फ्यूम्स होती हैं। कैसी फ्यूम्स होती हैं? डेंस व्हाइट फ्यूम्स। दिस इज द बेस्ट टेस्ट फॉर HCl। HCl बन गया, पता लग जाता है। तीसरी चीज, तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, तीसरा जो एनायन हमारे पास सिलेबस में है वो है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में हमने रिएक्शन कराई Br- की, हमने बनाया HBr। बट गाड़ी यहां नहीं रुकती है, गाड़ी इसके आगे जाती है, गाड़ी यहां नहीं रुकती है, गाड़ी इसके आगे जाती है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अपना दूसरा रूप दिखाता है, दैट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का। वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का सबूत देता है और इसको ऑक्सीडाइज करके Br2 बना लेता है, खुद SO2 बनाता है। SO2 मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ये Br2, जिसकी ब्राउन फ्यूम्स निकलना बहुत ही सुंदर दिखता है ये टेस्ट, और ये ब्राउन फ्यूम्स निकलना प्रूफ करता है कि Br- है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो है बीइंग अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैन ऑक्सीडाइज Br- to Br2 but cannot oxidize F- to F2 and Cl- to Cl2। क्या बात समझ में आ गई? ये बार बार क्वेश्चन अभी अपन ने पी ब्लॉक के अंदर डिस्कस किया है कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता? F- को F2 में और Cl- को Cl2 में, लेकिन वो किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है? Br- को Br2 में वो ऑक्सीडाइज कर सकता है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई या नहीं आ गई? आ नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, चौथा नंबर मेरे पास आता है I- की रिएक्शन अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाता हूं तो सबसे पहले वो HI बनाएगा, और एज यूजुअल जो मैं आपको कह रहा हूं कि इस जगह पर भी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 किसकी तरह बिहेव करेगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का सबूत देगा और इसको ऑक्सीडाइज करके I2 बना देगा और खुद क्या बना लेगा? SO2। क्या इसका वॉयलेट फ्यूम्स आएंगी और ये जो वॉयलेट फ्यूम्स हैं प्रूव करेंगी कि ये आयोडीन है। तो हमने क्या कहा, ऊपर वाली रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का सिर्फ एक काम है। क्या काम है? इस सॉल्ट को डिकम्पोज करके एसिड बनाना। जबकि नीचे वाली रिएक्शन में इसके दो काम है, पहला वही सॉल्ट को डिकम्पोज करके एसिड बनाना, दूसरा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करके Br2 और I2 बना देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सभी बच्चों को क्लियर है? आई डोंट थिंक कि किसी को डाउट है, और अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नंबर पांचवा मेरे पास आता है ऑक्सिलेट C2O4 2 नेगेटिव। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐसी कंडीशन में सबसे पहले H2C2O4 बना लेगा। ये H2C2O4 जो बनाएगा उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने अपना पहला रूप दिखाया सॉल्ट डिकम्पोज करना एजेंट का, लेकिन अब वो दूसरा रूप दिखाने जा रहा है। जब अपन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन इसके साथ देखेंगे तो इट बिहेव एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। किसकी तरह बिहेव करेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। और आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को इसकी बारे में याद है, HOC डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, O और H। यहां पर अगर आप देखें तो ये क्या कर रहा है? वाटर निकाल रहा है। यहां देखें तो CO निकाल रहा है, यहां देखें तो CO2 निकाल रहा है। तो यहां जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं वो मैं लिख रहा हूं, दैट इज H2O, यहां हम लिख रहे हैं CO2 और यहां हम लिख रहे हैं CO। ये है वो कल्प्रिट, ये है वो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की पहचान कैसे? कार्बन मोनोऑक्साइड कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, पता ही नहीं पड़ता इसका। तो जब किसी टेस्ट ट्यूब में से निकल रही होती है, जब इस तरह की कोई फीलिंग आती है कि यार कोई गैस तो निकल रही है, वहां पे फीलिंग आ जाती है इससे कुछ कुछ तो निकल रहा है, लेकिन पता नहीं क्या निकल रहा है। तो इसको ऐसी कंडीशन में हम फ्लेम के पास लेके जाते हैं। जब हम इसको फ्लेम के पास लेके जाते हैं तो फ्लेम के अंदर ऑक्सीजन जो होती है वो इससे रिएक्शन करती है और CO2 बना देती है, और हम लोग यहां पर वर्ड बोलते हैं ब्लू एज्ड फ्लेम। ब्लू एज्ड फ्लेम, जो फ्लेम होती है उसका प्रॉपर कंबशन होता है, इसलिए ब्लू एज की फ्लेम आती है, उसका नीला सा रंग आ जाता है, दैट इज ब्लू एज्ड फ्लेम। क्या मुझे लगता है ये बात भी सभी बच्चों को क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए जल्दी से मेरा बच्चा। वेरी नाइस। आगे चलते हैं, इसके बाद में 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर मेरे पास आता है बोरेट BO33- और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की रिएक्शन इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ वो बना लेगा बोरिक एसिड
और बोरिक एसिड की बहुत थोड़ी सी व्हाइट फ्यूम्स होती हैं जो कि बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई होती भी नहीं है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है। प्रिलिमिनरी टेस्ट बोरिक एसिड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, पर ठीक है एक हमको, क्योंकि उसमें लिखा जाता है, उस ग्रुप में लिखा जाता है, ग्रुप बी में, सब ग्रुप बी में लिखा जाता है, तो हमको इसको मेंशन करना जरूरी है कि व्हाट इट इज फॉर्मिंग, ये चीज बनाता है। लेकिन लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज 7 नंबर। 7 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है नाइट्रेट। नाइट्रेट की रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ होती है, ये बनाता है HNO3। अब HNO3 तो स्टेबल है, दिक्कत कहां आ रही है, लेकिन इसके बाद में आप देखेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, और अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है तो क्या बना लेगा, बोलो मेरा बेटू, क्या ये N2O5 बना लेगा पानी निकाल के, और N2O5 वार्म करने पर, N2O5 वार्म करने पर टूट जाएगा किसके अंदर, ट्वाइस ऑफ NO2 और ऑक्सीजन गैस में, और किस में टूट जाएगा, ऑक्सीजन गैस में। दिस इज व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। ये वही NO2 गैस है जिसकी ब्राउन फ्यूम्स आती हैं। कैसी फ्यूम्स आती हैं, ब्राउन फ्यूम्स आती हैं। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं मेरे उस बात को ध्यान से सुनना। मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें कोई सैंपल है, मुझे नहीं पता क्या है, मैंने उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, मैंने उसमें क्या डाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला। जब मैंने उसमें कॉन्सेंट्रेट, देखो जहां दोनों अंडरलाइन करा है, नंबर 3 और नंबर 7, मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, वार्म करा और ब्राउन फ्यूम्स निकली। बताओ वो ब्राउन फ्यूम्स क्या Br2 की ब्राउन फ्यूम्स है या वो NO2 की ब्राउन फ्यूम्स है? वो ब्राउन फ्यूम्स किसकी हैं, कैसे पता लगेगा, जल्दी से बताएंगे, वो ब्राउन फ्यूम्स किसकी हैं? क्या वो ब्राउन फ्यूम्स Br2 की ब्राउन फ्यूम्स हैं या वो ब्राउन फ्यूम्स NO2 की ब्राउन फ्यूम्स हैं? कैसे पता लगेगा, कोई बता सकता है, कोशिश कर सकता है? दिल है कि मानता नहीं, मैं भी तुमसे पूछता रहता हूं। डिस्टिंक्शन बिटवीन Br2 and NO2, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, दोनों की फ्यूम्स एक साथ अगर पास पास निकल रही है तब तो फिर भी थोड़ा डिफरेंस फील आ जाता है, लेकिन एनी टाइम निकल रही हो तो पता भी नहीं पड़ता। तो पता नहीं पड़ेगा तो क्या करेंगे, उस चीज को मैं समझाने जा रहा हूं, जरा बोर्ड पर सीखने की कोशिश करिएगा। हम ये जो Br2 है, ये जो Br2 है, इस Br2 को पानी के थ्रू पास करा देंगे। जब पानी के थ्रू पास कराएंगे तो ब्राउन सोल्यूशन हो जाएगा, ब्राउन सोल्यूशन। क्यों, क्या ब्रोमीन वाटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ब्रोमीन वाटर। और स्लोली वो HBr और HOBr में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि कलरलेस होता है बहुत, लेकिन टाइम बाद। लेकिन हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा, दैट इज ब्राउन कलर का सोल्यूशन। ये ब्राउन कलर का जो सोल्यूशन है, यही बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन है। जबकि अगर हमारे पास NO2 गैस निकल रही है, ये Br2 गैस है, इसको अगर हम पानी के थ्रू पास कराएंगे तो यहां पर इन दोनों की पानी के साथ रिएक्शन करने से क्या बनता था, याद करो, क्या इसके अंदर पानी जोड़ देते थे हम, N2O4 में पानी जोड़ते थे तो H2N2O5, यानी कि एक मॉलिक्यूल बनेगा HNO2 का और एक मॉलिक्यूल बनेगा HNO3 का, और ये कलरलेस सोल्यूशन है। ये कैसा सोल्यूशन है, कलरलेस सोल्यूशन। अब मस्त मजा आ गया, ये बात एकदम पकड़ में आ गई कि अगर किसी टेस्ट ट्यूब में से, अगर किसी टेस्ट ट्यूब में से ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं, क्या निकल रही हैं, ब्राउन फ्यूम्स निकल रही हैं, तो क्या करो, एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में पानी ले लो, दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या ले लो, पानी, और इस टेस्ट ट्यूब में जो पानी आपने ले लिया, इसके अंदर किसको पास करा दो, इस ब्राउन फ्यूम्स को इसके अंदर पास करा दो। जब ये ब्राउन फ्यूम्स को इसमें पास कराओगे और सोल्यूशन अगर ब्राउन हो जाए, इसका मतलब वो Br2 थी, और अगर सोल्यूशन जो है वो कलरलेस ही रहे, वाटर तो कलरलेस ही होता है, अगर वो कलरलेस ही रहे तो ये बात पक्की है कि वो NO2 थी। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन या डिस्टिंग करा हम दोनों, हमने किस चीज को, NO2 और Br2 को। क्या बताइए, ये भी बात मेरी समझ में आ गई सभी बच्चों को या नहीं आई?
बोलो, कोई डाउट किसी बच्चे को? पक्के से समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। यहां तक हमने जो भी पढ़ा इसके पहले वाली क्लास तक, जो भी हमने इसके पहले पढ़ा, ये क्या हुआ भाई, चला मत जाना, शिट। ये क्लियर है? दिख रहा है? ये समझ में भी आ रहा है? अगले नंबर पे चले, और हमने एक और पेज इसमें अभी पढ़ा था, और वो पेज था कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप, और वो ये नहीं था, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप, ये था वो पेज। ये क्लियर है? सेकंड पेज बोलो। फिर इसके बाद में हमने अगले पेज पे चले, और हमने एक और पेज अभी पढ़ा था, दैट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन Br2 एंड NO2। क्या ये पेज भी क्लियर है सभी बच्चों को? इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद में जो अगली चीज आती है, वो चीज क्या आती है? दैट इज वेरी सिंपल। और पता है वो क्या है? हमें कैटाइंस के टेस्ट करने, लेकिन 7:30 हो गया है, थोड़ा सा टाइम गड़बड़ हो गया। कैटाइन के टेस्ट में 1 घंटा लगता है, क्या करूं? बोलिए। चलो कोई बात नहीं, कैटाइन के टेस्ट नेक्स्ट टर्न पे कर लेंगे। क्या यहाँ तक जो मैंने बताया, जो समझाया, क्या सभी बच्चों को क्लियर हो गया? क्या ये पूरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई जो समझाई आपको मैंने? ठीक है, तो अब कैटाइन के जो टेस्ट हैं वो नेक्स्ट टर्न पे अपन लोग कर लेंगे। एनाइन के टेस्ट सारे समझ में आ गए सभी बच्चों को या नहीं आए? अब इनके इंडिविजुअल टेस्ट हम लोग, बुकलेट जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करी है, जो आपको इंडिविजुअल एक बुकलेट दी है ना एनाइंस की, उसमें इंडिविजुअल टेस्ट है। तो पहले एक बार कैटाइंस पढ़ेंगे, उसके बाद इनके इंडिविजुअल टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के ऊपर, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। बाय बेटा, थैंक यू।